हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सागर अग्रवाल, आपका दोस्त। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि जीएसटी में आईटीसी कब मिलेगा। दोस्तों, जीएसटी में आईटीसी लेना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो गया है। तो हम इसको सेक्शन से, रूल से समझेंगे कि जीएसटी में आईटीसी आखिरकार हमें मिलेगा कब। तो दोस्तों, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कहता है आप आईटीसी ले लो। ठीक है, कौन ले लो? जो रजिस्टर्ड पर्सन है। किस चीज की ले लो? गुड्स और सर्विसेज की। कौन से गुड्स और सर्विसेज की? जो कि आपने लिया है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, आप आईटीसी ले लो, आपको आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस कहां लिखी हुई है? कंडीशंस लिखी हुई है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में। दोस्तों, जब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 आया था तब वहां 4 कंडीशन थी। आज की डेट में वहां पे 6 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि आपके पास उस गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट हो। डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? वो हो सकता है टैक्स इनवॉइस, वो हो सकता है डेबिट नोट, वो हो सकती है बिल ऑफ एंट्री, वो हो सकता है रिवाइज्ड इनवॉइस। रिवाइज्ड इनवॉइस, रिवाइज्ड इनवॉइस वो होता है जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होता है और उसे रजिस्ट्रेशन जिस दिन मिलता है, जैसे कि सपोज करिए एक व्यक्ति है जो कि 1 अप्रैल 2024 को रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो गया, लेकिन उसे रजिस्ट्रेशन उसने अप्लाई करा। उसे कितने दिन में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होता है? 30 डेज में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होता है। तो उसने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा और उसे रजिस्ट्रेशन मिला। कब मिला? अप्लाई करने के 10 दिन के बाद मिला। मान लीजिए उसे मिला रजिस्ट्रेशन 5 मई 2024 को मिला। ठीक है, अब जब उसे 5 मई 2024 को रजिस्ट्रेशन मिला और वो एलिजिबल कब से था? 1 अप्रैल 2024 से। तो इस बीच में जो 35 डेज का जो गैप आया, क्या वो 35 डेज में सप्लाई रोक दे? क्या वो इस बीच में जीएसटी कलेक्ट करे या ना करे? और अगर जीएसटी कलेक्ट करेगा तो सामने वाले को उसका बेनिफिट कैसे देगा? तो उसे तो कोई जीएसटी देगा ही नहीं, क्योंकि वो उसका इनवॉइस नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, यहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हुए, उस दिन से लेके जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, इस सभी सप्लाईज का आप एक रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हैं जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया उसके बाद। और उस रिवाइज्ड इनवॉइस के बेसिस पर सामने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। ठीक है सर। अगला क्या होता है? एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है, अगर उसका इनवॉइस है तो उसके इनवॉइस के बेसिस पर भी आपको आईटीसी मिल सकता है। ठीक है, ये हुई सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की पहली कंडीशन। अब आती है दूसरी कंडीशन। जो सप्लायर है, जिसने आपको गुड्स सप्लाई किया, उसने वो डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट? अभी बात करी हमने टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री, डेबिट नोट, ईटीसी ईटीसी। वो डॉक्यूमेंट कौन से रिटर्न में चढ़ा दिया हो? बताइए। जीएसटीआर 1 में चढ़ा दिया हो। और जीएसटीआर 1 में चढ़ाने के बाद वो आपको कौन से रिटर्न में शो हो गया हो? जीएसटीआर 2A। अब आपको ऐसा नहीं, 2B, 2B बाद में आएंगे। अभी अभी बात हो रही है 2A की। तो जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने चढ़ा दिया हो और आपको शो हो गया होगा जीएसटीआर 2A में। ठीक है, यह है सेकंड कंडीशन। अब आती है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सही बताऊं तो बहुत ही मुश्किल है प्रूव हो पाना। थर्ड कंडीशन है कि आपने गुड्स और सर्विस रिसीव कर लिया हो। आपने गुड्स और सर्विस रिसीव कर लिया हो। दोस्तों, ये कैसे प्रूव हो पाएगा कि आपने गुड्स और सर्विस रिसीव कर लिया है? हमारे सामने केसेस आ रहे हैं कई सारे। उन केसेस में क्या हो रहा है? सप्लायर ने इनवॉइस दिया, रेसिपिएंट के पास इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस जिसे हम कहेंगे। ठीक है, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में चढ़ा दिया, सप्लायर ने जीएसटीआर 2A में चढ़ा दिया। ठीक है, सॉरी, जीएसटीआर 2A में वो ऑटोमेटिकली चढ़ गया। सप्लायर ने रिटर्न भी फाइल कर दी, सप्लायर ने टैक्स भी जमा कर दिया, यानी सारी कंडीशन पूरी है। अधिकारी कह रहा है प्रूव करो कि आपको गुड्स रिसीव हुआ है। बताइए कैसे प्रूव करा जाए कि हमें गुड्स रिसीव हुआ है? इज इट पॉसिबल? भाई, गुड्स हमने कोई खरीदा, उस गुड्स को हमने ले आए, लाने के बाद उस हमने कंज्यूम कर लिया या हमने उसको फर्दर सेल कर दिया। अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि गुड्स रिसीव हो गया है? ठीक है, तो दोस्तों, इसके लिए एक प्रिकॉशन बताता हूं आप लोगों को। एक मोबाइल एप्लीकेशन आती है जीपीएस मैप कैमरा। आप अपने मोबाइल में जीपीएस मैप कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। जब भी आपके पास गाड़ी आए, गाड़ी यानी गुड्स की गाड़ी, ठीक है, सर्विस में तो मुश्किल है, गुड्स की गाड़ी जब भी आपके पास आए तो आप उसका जीपीएस मैप कैमरा से एक फोटो ले लें। ठीक है, जीपीएस मैप कैमरा में टाइम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लोकेशन सब कुछ आ जाती है। तो जीपीएस मैप कैमरा से आप गाड़ी के साथ एक फोटो ले लें और उस फोटो को अपने इनवॉइस पर प्रिंट कर लें।
वो काफी हेल्पफुल हो जाएगी इस टाइप के केसेस में, अगर ऑब्जेक्शन लगता है कि आपके पास गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान देने वाली बात है। एक और बात है इस पॉइंट में, वो क्या बात है इस पॉइंट में कि गुड्स रिसीव किसे होना चाहिए। जो रिसिपिएंट है डायरेक्ट, या वो अपने एजेंट को भी रिसीव करा सकता है। समझ नहीं आया, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों मेरा अभी भाई आया था कुछ दिनों पहले, मेरा कजन ब्रदर। तो वो मुझसे बोला चलो सैलून पे चलते हैं, जरा सैलून पे जाके जरा हेयर कटिंग वगैरह करानी है। मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं, तो मैं साथ में गया। अब वहां पे उसने हेयर कटिंग कराई। अब उसने हेयर कटिंग कराई, पेमेंट मैंने कर दिया। तो यहां पर रेसिपिएंट कौन हुआ? रेसिपिएंट हुआ मैं। लेकिन क्या सर्विस मुझे प्रोवाइड हुई या मेरे भाई को प्रोवाइड हुई? सर्विस प्रोवाइड हुई मेरे भाई को। तो क्या ये सर्विस जो मेरे भाई को प्रोवाइड हुई है, इस सर्विस को ये माना जाएगा कि ये मुझे प्रोवाइड हुई है? आंसर इज यस। तो अगर गुड्स या सर्विस किसी एजेंट को रिसीव हो जाते हैं तो भी उसे रिसीव मान लिया जाएगा। ठीक है, तो भी उसे रिसीव मान लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है चौथी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन कहता है कि जो आईटीसी आप लेंगे ना, उसे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा हो। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 38। सेक्शन 38 लाया गया था कुछ समय पहले। उसमें बहुत सारी कंडीशंस लिखी थी जिसकी बेस पर आईटीसी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। नया रजिस्ट्रेशन के कुछ समय तक आईटीसी का क्रेडिट पास ऑन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में होगा जिसमें गवर्नमेंट चाहेगी, जिसमें अधिकारी चाहेंगे। अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में सेल ज्यादा डिक्लेयर करी और जीएसटीआर 3B में सेल कम दिखाई है, तब भी आईटीसी को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, यानी सप्लायर ने डिफॉल्ट करेगा तो आईटीसी रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी सेक्शन 38 में। सप्लायर ने किया डिफॉल्ट, रिसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे कई सारी कंडीशन ऐसी हैं जो कि अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फर्दर एप्लीकेबल हो जाएंगी। अगली आती है फिफ्थ कंडीशन, कि जो भी टैक्स इस परचेज पर बनता है वो सप्लायर ने सरकार को पे कर दिया हो, एक्चुअली पेड। पे करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका बताइए, कैश से पे करेंगे, और दूसरा तरीका आईटीसी से पे करेंगे। क्या दोनों तरीके से किसी भी तरीके से पे हो जाए? आंसर इज यस। क्या ये फैसिलिटी हमारे पास है जान पाने की कि हमारी वाली सप्लाई का टैक्स जमा हो गया नहीं हो गया? नहीं है। तो हम कैसे देख पाएंगे? अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 3B फाइल कर दी है तो अब मानेंगे उसने टैक्स जमा कर दिया है? ऑब्वियसली मानना ही पड़ेगा। क्या डिपार्टमेंट ये बात जान सकता है? आंसर इज यस। यहां भी एक डिस्प्यूट खड़ा होता है। यहां भी एक डिस्प्यूट खड़ा होता है। कई बार डिपार्टमेंट कहता है कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 तो सही फाइल करी, लेकिन 3B में नील सेल डिक्लेयर कर दी, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये बहुत ज्यादा हार्डशिप है। आई होप यहाँ पे कई सारे केसेस हमारे पास हमें देखने को मिले हैं, और फर्दर हमें कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस पॉइंट पर मिल जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो जाएगा। अगला और लास्ट पॉइंट आता है कि सप्लायर ने जीएसटीआर 3B रिटर्न भर दी हो। ठीक है, वही वाला पॉइंट जो हमारा पांचवा पॉइंट है, वही हमारा छठा पॉइंट है। तो पहले दोस्तों इसमें हुआ करती थी 4 कंडीशन, आज के समय में कितनी कंडीशन हो गई है? 6 कंडीशंस हो गई हैं। क्या इतनी काफी है? ना ना ना, अभी और है, अभी और है। अब आती है एक रूल नंबर 36। रूल नंबर 36 कहता है कि आपके पास इनवॉइस तो है, डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन डॉक्यूमेंट में कुछ मैंडेटरी पर्टिकुलर्स हैं जो होने चाहिए, तभी आईटीसी मिलेगा। पहला, उसमें टैक्स लिखा होना चाहिए कितना चार्ज करा है। दूसरा, गुड्स का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तीसरा, गुड्स की टोटल वैल्यू होनी चाहिए। चौथा, सप्लायर का जीएसटीएन होना चाहिए। पांचवा, रिसिपिएंट का जीएसटीएन होना चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई होनी चाहिए। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई करा गया है गुड, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी लिखा होना चाहिए। इतने पर्टिकुलर होना मैंडेटरी है, बाकी के नहीं भी हो तो चलेगा। ठीक है, बाकी के नहीं भी हो तो चल जाएगा। अच्छा, एक सवाल मेरा यहां पर आता है। आप लोगों को पता होगा कि जिनकी सप्लाई 5 करोड़ से ऊपर है उनको ई इनवॉइस करना मैंडेटरी हो गया है। अगर किसी सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया, सारे पर्टिकुलर्स है उसके अंदर, लेकिन उसने ई इनवॉइस नहीं करा जबकि उस पर एप्लीकेबल था, तो क्या आपको आईटीसी नहीं मिलेगा? जी हां, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब यहां पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्लियरली मेंशन्ड है जिस पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है उसके सादे इनवॉइस को इनवॉइस नहीं माना जाएगा, उसके केवल ई इनवॉइस को ही इनवॉइस माना जाएगा। दैट्स व्हाई अगर वो ई इनवॉइस नहीं करता है और आपको नॉर्मल टैक्स इनवॉइस दे देता है, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। इस पर भी प्लीज ध्यान दीजिएगा कि सामने वाले का टर्नओवर कितना है। बहुत सारी
बहुत सारी कंडीशंस हो रही हैं, क्या इतनी सारी कंडीशंस पूरी कर पाना हमारे लिए पॉसिबल है? यस, करना पड़ेगा। पॉसिबल हो या नहीं हो से क्या फर्क पड़ता है, करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगली कंडीशन भी है। अगर आईटीसी आपने अगर आपने कोई टैक्स जमा करा है बिकॉज ऑफ फ्रॉड या विलफुल मिस स्टेटमेंट, कोई ऑर्डर हुआ है उसके अगेंस्ट आपने टैक्स जमा करा है, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो अभी आप कह रहे थे सर जीएसटीआई 2A क्यों बोला, जीएसटीआई 2B क्यों नहीं बोला, देखिए आ गई कंडीशन। अगर सप्लायर ने वो जो आपको डॉक्यूमेंट इश्यू करा है वो डॉक्यूमेंट जीएसटीआर 1 में नहीं चढ़ाया है और आपको वो जीएसटीआई 2B में कम्युनिकेट नहीं कर दिया गया है, तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। दोनों कंडीशन पूरी होना अनिवार्य है। पहली कंडीशन, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में चढ़ा दिया है, और दूसरा वो आपको जीएसटीआर 2B में शो हो गया है। 2B, 2A नहीं बोला मैंने, 2B में शो हो गया है। 2B का मतलब क्या होता है, अगर सप्लायर ने समय से चढ़ाया है तभी 2B में शो होगा, अगर सप्लायर ने लेट चढ़ाया है तो 2B में शो नहीं होगा। तो 2B में कब शो होगा, नेक्स्ट मंथ शो होगा, जिस मंथ शो होगा उसी मंथ आईटीसी मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम क्रक्स देखें इस चीज का, इतनी सारी कंडीशंस है। पहली, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरा, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में चढ़ा दिया हो, आपको जीएसटीआर 2A में शो हो गया हो। तीसरा, गुड्स या सर्विस रिसीव हो गई है। चौथा, आईटीसी रेस्ट्रिक्ट नहीं करी गई हो। पांचवा, सप्लायर ने टैक्स जमा कर दिया हो। छठा, सप्लायर ने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया हो। ठीक है, ये तो हुई सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की। अब आती है कुछ कंडीशन जिसमें रूल 36 आता है। रूल 36 क्या कहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट पर कुछ लिमिटेड चीजें हैं, जैसा क्या, गुड्स का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, गुड्स की टोटल वैल्यू होनी चाहिए, टैक्स होना चाहिए, जीएसटी सप्लायर का होना चाहिए, जीएसटी रिसिपेंट का होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए। ये सब कंडीशंस हैं तो मिल जाएगा। अभी भी और हैं, आपने कोई टैक्स जमा करा है फ्रॉड या विलफुल मिस स्टेटमेंट की वजह से, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। और द लास्ट, जीएसटीआर 2B में वो बिल आ रहा है तभी आपको आईटीसी मिलेगा। ठीक है, ये ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसके बिना आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सारी कंडीशंस को हमें ध्यान रखना है। अब कई बार ऐसा होता है कि गुड्स का इनवॉइस एक बनता है लेकिन गुड्स लॉट्स में जाता है, मल्टीपल लॉट्स में, कई ट्रकों में जा रहा है लेकिन इनवॉइस एक है। तो इस केस में क्या करेंगे, आपको आईटीसी तब मिलेगा जब आपको लास्ट लॉट रिसीव हो गई होगी। ठीक है, लास्ट लॉट रिसीव हो गई होगी तभी आपको आईटीसी मिलेगा। चलिए, एक और पॉइंट आता है जो सप्लायर को पेमेंट करना है। अरे साहब, कितनी आईटीसी की रेस्ट्रिक्शंस है। अरे अभी और हैं, बहुत हैं, अभी देखेंगे। अगर सप्लायर को आपने 180 दिन के अंदर, अच्छा 180 दिन कहां से लेना है, इनवॉइस की डेट से लेना है। अगर सप्लायर को आपने 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करा तो जो आईटीसी आपने क्लेम करा है आपको उसे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स मतलब सरकार को पे करना पड़ेगा। क्या विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? आंसर इज यस, विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना है। अब आपके मन में सवाल कि सर 180 दिन के बाद कर दे, तो 180 दिन के बाद कर रहे हैं तो रिक्लेम कर लीजिए। आप उस क्रेडिट को आप रिक्लेम कर सकते हैं जब आप पेमेंट करेंगे। अच्छा सर, हमने ना थोड़ा पेमेंट कर दिया, थोड़ा पेमेंट नहीं किया, तो जितना पेमेंट नहीं करा है उतने का आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। चलिए, अगला आता है हमारे पास सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट, भले आप सारी कंडीशन पूरी कर रहे हैं, तब भी कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद जो 30 नवंबर आएगी उसके बाद आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। नहीं आया समझ में? अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है? 2023-24। 2023-24 खत्म होने के जो बाद नवंबर 30 नवंबर आएगी, तो कौन सी आएगी? 30 नवंबर 2024। इसके बाद आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, सर 30 नवंबर क्या स्पेसिफिक डेट है या रिटर्न की ड्यू डेट है? 30 नवंबर अब एक स्पेसिफिक डेट है। ठीक है, 30 नवंबर एक स्पेसिफिक डेट है। अगर 30 नवंबर तक आपने उस बिल को क्लेम नहीं करा, भले आप सितंबर की रिटर्न कर रहे हो, भले आप अगस्त की रिटर्न कर रहे हो, भले आप अक्टूबर की रिटर्न कर रहे हो, लेकिन डेट 30 नवंबर है। अगर 30 नवंबर तक आपने उस बिल को क्लेम नहीं करा तो आगे आईटीसी भाई साहब नहीं मिलेगी, वो बिल बेकार हो गया, आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगी। एक और कंडीशन है, आपने सपोज कीजिए आपने एक कैपिटल गुड्स खरीदा। कैपिटल गुड्स मतलब आपने एक प्लांटेड मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, जिस पर जीएसटी लगा
कितना लगा, 18% मान लेते हैं, 1,80,000 रुपए। तो टोटल आपने प्लांट एंड मशीनरी कितने की खरीदी, 11,80,000 रुपए की। तो उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने का लेंगे, 10 लाख का या 11,80,000 का। अगर आपने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 लाख का लिया है और डेप्रिसिएशन भी 10 लाख पर ही क्लेम करा है इनकम टैक्स में, तो आपको वो 1,80,000 का आईटीसी मिल जाएगा। अगर आपने उस एसेट्स को 11,80,000 का रिकॉर्ड करा और डेप्रिसिएशन 11,80,000 पे लिया, तो आपको 1,80,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के बात क्या, अगर टैक्स कंपोनेंट पर डेप्ट क्लेम कर लिया, आईटीसी नहीं मिलेगा, और टैक्स कंपोनेंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करा है। डेप्रिसिएशन कहां क्लेम करते हैं, इनकम टैक्स में क्लेम करते हैं, सेक्शन 32 है इनकम टैक्स एक्ट का। तो वहां पर अगर आप क्लेम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और नहीं क्लेम कर रहे हैं तो आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा होता है सेक्शन 60। अब अगला सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, जो कि बात करता है नेगेटिव लिस्ट की, जो कि बात करता है ब्लॉक्ड क्रेडिट की। ऐसे कुछ गुड्स और सर्विसेज जिनका आईटीसी मिलेगा ही नहीं, ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड है। तो स्पेसिफाइड है तो जरा इनको एक एक करके समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से इसको हम डिफाइन करेंगे और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सबसे पहला पॉइंट है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का पहला पॉइंट, जिसमें लिखा है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिलेगा अगर वो मोटर व्हीकल 13 पैसेंजर तक है। ठीक है, कुछ केसेस में मोटर व्हीकल का आईटीसी मिल रहा है, कुछ केसेस में मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिल रहा है। अगर वो मोटर व्हीकल की कैपेसिटी 13% से ज्यादा की है तो आईटीसी मिल जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है। अगर वो मोटर व्हीकल की कैपेसिटी 13% तक है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, कुछ केसेस में, और कुछ में मिल जाएगा। जिनमें मिलेगा, पहली केस, अगर आपने वो मोटर व्हीकल फर्दर बेचने के लिए लिया है, आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा केस, अगर आपने वो मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स लिया है, मिल जाएगा। तीसरा, अगर वो मोटर व्हीकल गाड़ी सिखाने के लिए लिया है, ट्रेनिंग के लिए लिया है, तो आईटीसी मिल जाएगा। और चौथा, अगर किसी और पर्पस के लिए लिया है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के बात देखी जाए तो मोटर व्हीकल का आईटीसी कब मिलेगा, या तो फर्दर सप्लाई करो, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करो, या ट्रेनिंग या ड्राइविंग के लिए रहो, ड्राइविंग सिखाने के लिए, तो आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर 13% से ज्यादा का कैपेसिटी है तो आईटीसी मिल जाएगा। अगला है एयरक्राफ्ट और वेसल माने शिप वगैरह। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट और वेसल का आईटीसी भी कुछ केसेस में नहीं मिलेगा, कुछ केसेस में मिल जाएगा। कौन से केसेस हैं जिनमें मिल जाएगा, वही सेम 3 केसेस। पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा, फर्दर सप्लाई के लिए मिल लिया है, मिल जाएगा। तीसरा, अगर आपने ट्रेनिंग के लिए लिया है तो आईटीसी आपको मिल जाएगा, ट्रेनिंग कराने के लिए, सिखाने के लिए। और किसी काम के लिए लिया है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, वेसल और एयरक्राफ्ट का भी। उसके बाद इन वेसल और एयरक्राफ्ट और मोटर व्हीकल का जनरल इंश्योरेंस होता है, और सर्विस होती है, मेंटेनेंस होती है, रिपेयर होती है। क्या इन सब का आईटीसी मिल जाएगा? अगर मोटर व्हीकल और वेसल एयरक्राफ्ट का आईटीसी ऊपर वाली दोनों कंडीशन में मिला है तो यहां भी मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं और आपने मोटर व्हीकल के ही मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हैं तो आपको आईटीसी मिल जाएगा इन सब चीजों का। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। पहला सवाल, मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, क्या मुझे उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं। मैंने एक कार खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए, क्या मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा? नहीं। मैंने एक कार खरीदी जो 14 पर्सन्स की है कैपेसिटी उसकी, लेकिन उसका मैं यूज पर्सनल करता हूं, क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा? आईटीसी उसका मुझे नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? अभी आगे कंडीशन आएगी, अगर पर्सनल पर्पस के लिए आप ले रहे हैं कोई भी चीज तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अभी इसी पॉइंट्स में आगे बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, भले ही आपने 14 पर्सन्स के लिए और पर्सनल पर्पस के लिए लिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अब आपको सर 13 से आपने ऊपर बोला था आईटीसी मिलता है, अभी आएंगे आगे पढ़ेंगे। पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विस ले रहे हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने 14 पर्सन्स की कोई टैक्सी खरीदी है और उसको मैं हायरिंग पे चलाता हूं, क्या आईटीसी मिल जाएगा? आंसर इज यस, विदाउट एनी कंडीशन। अगर मैंने कोई 10 पर्सन्स की गाड़ी खरीदी, 10 पर्सन की कैपेसिटी की गाड़ी खरीदी और मैं उसको फर्दर सेल करूंगा, आईटीसी मिल जाएगा। सेम वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में भी है।
ठीक है। अगर मैं ट्रेडर हूं, सपोज मैं कार का ट्रेडर हूं, मैंने कार खरीदी, आईटीसी मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा। मैंने उसका इंश्योरेंस कराया अपने लिए, मिल जाएगा? यस। मैंने उसका सर्विस कराई, रिपेयर कराई, मिल जाएगा? यस। ठीक है। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं या ट्रेडर हूं तो आईटीसी मिलता है। ठीक है। सर्विस का, जनरल इंश्योरेंस का, सबका आईटीसी मिलता है। तो ये हुआ हमारा मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, इनका कंसेप्ट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमने खाना खाया रेस्टोरेंट में, भले हम बिजनेस मीटिंग में गए, क्या हमें आईटीसी मिल जाएगा? आंसर इज नो, नहीं मिलेगा रेस्टोरेंट का। हमने कोई पार्टी करी, भले ही बिजनेस पर्पस के लिए करी, क्या हमें उसका आईटीसी मिल जाएगा? आंसर इज नो। हमने कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट कराया, ठीक है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, क्या उसका आईटीसी मिलता है? नहीं। कोई हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज ली, आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी कराई, आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई हमने व्हीकल किराए पर लिया, लीजिंग, रेंटिंग, व्हीकल किराए पर लिया, आईटीसी मिलेगा? अगर बिजनेस पर्पस के लिए लिया है, नहीं मिलेगा भाई साहब, नहीं मिलेगा। आपने किराए पर व्हीकल लिया, उस पर जीएसटी पे करा, आईटीसी नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा है नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लिस्ट है भाई साहब, कुछ नहीं कह सकते। हमने लाइफ इंश्योरेंस कराया, उस पर जीएसटी दिया, आईटीसी नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। इन सब चीजों पर आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन एक केस है जिसमें आईटीसी मिल सकता है, इन सभी चीजों पे। वो केस क्या है? आप इन सर्विसेज को फर्दर सप्लाई के लिए ले रहे हैं एज इट इज। मतलब आपने रेस्टोरेंट की सर्विस ली, आप उसमें केवल एक मीडिएटर है, सर्विस रिसिपिएंट कोई और है, प्रोवाइडर कोई और है, आप एक केवल मीडिएटर है, तो वहां पर आपको ये आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है। यानी अगर कोई भी सर्विस फर्दर सप्लाई के लिए है एज इट इज, तो आईटीसी मिल जाएगा। एज इट इज मतलब उसी तरीके से सप्लाई हो रही है, तो आईटीसी मिल सकता है। अच्छा, आपने जिम की मेंबरशिप ली, बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, जिम की मेंबरशिप ली या किसी स्पोर्ट्स क्लब की मेंबरशिप ली, आईटीसी नहीं मिलेगा, पर्सनल पर्पस माना जाएगा इसको। आपने अपने एम्प्लॉइज को लीव ट्रेवल कंसेशन दिया, ठीक है, उस पर जीएसटी पे हुआ, आईटीसी नहीं मिलेगा, लिस्ट में है, क्यों का सवाल नहीं, लिस्ट में है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 कहता है नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आपने सीमेंट खरीदा, आपने रेता खरीदा, आपने सरिया खरीदा अपना ऑफिस बनाने के लिए, अपनी दुकान बनाने के लिए, आईटीसी मिलेगा? नहीं। आपने पेंट खरीदा, ध्यान देना मेरी बात पे, आपने पेंट खरीदा, किस लिए खरीदा? आपने पेंट खरीदा अपने ऑफिस में, अपने शॉप पर, अपनी फैक्ट्री में कराने के लिए, आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन वही बात, अगर फर्दर सप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनल कंजम्पशन के लिए आपने चीज ली है, पर्सनल कंजम्पशन। अभी अभी मैंने कहा था 14 सीटर गाड़ी ली पर्सनल कंजम्पशन के लिए, नहीं मिलेगा आईटीसी। पर्सनल के लिए ली है ना, बिजनेस के लिए थोड़ी ना ली है। ठीक है। तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर कोई भी आपने गुड्स या सर्विस खरीदी है तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। जीएसटी में एक और लास्ट पॉइंट है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे क्लाइंट है, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक मेरे क्लाइंट है जिनका दुकान पर चोरी हो गई और उनकी दुकान से 2 लाख रुपए का माल चोरी हो गया। अब वो आए मेरे पास, कह रहे साहब ऐसे ऐसे चोरी हो गई, मैंने तो क्लेम डाला है और ये है और वो है, मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। मैंने कहा अरे साहब आपका नुकसान हो गया, चोरी हो गई, बड़ा बुरा हुआ। एक काम कीजिए, वो 2 लाख के ना जो गुड्स आपका चोरी हुआ है ना, उस पर जरा 18% जीएसटी 36,000 रुपए सरकार को और दे दीजिए। बोले हैं, क्या कह रहा हूं सर, मेरा नुकसान हुआ है, मैं जीएसटी और दूं? यस, अगर आपका कोई गुड्स खो जाता है, चोरी हो जाता है, ठीक है, तो आपको उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे सर हमने तो पहले से ले रखा है, हम तो नहीं कर रहे रिवर्सल, नहीं करोगे तो फंसोगे, लॉ के हिसाब से आपको उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल, सर रिवर्सल करेंगे तो क्या ब्याज भी दे होगा? यस, सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग आपको उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर कोई गुड्स खो जाता है, चोरी हो जाता है, आग लग जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, गिफ्ट में बांट दिया, सैंपल दे दिया, घर के लिए निकाल लिया, भाई साहब जीएसटी रिवर्सल करना मत भूलना। समझ रहे हैं आप? जीएसटी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको आईटीसी का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके की वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।